डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री धामी, सभी विधायक, मंत्री, सांसद हुए शरीक। आगामी चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर भी वार्ता। देहरादून में राष्ट्रीय महासचिव की बैठक में हरीश रावत रहे नदारद। कांग्रेस पर भाजपा ने कसा तंज। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद। देहरादून रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का खतरा। चंपावत से सोमनाथ धाम रवाना हुए श्रद्धालु। दर्जा राज्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। गुजरात स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन करेंगे भक्तगण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर उत्तराखंड देहरादून में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और विशेष रूप से उपस्थित रहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री, सभी विधायक, मंत्री, सांसद और बूथ लेवल एजेंट BLA ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य फोकस आगामी चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर रहा। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के लिए SIR का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को फॉर्म 6 सही तरीके से भरने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा जा सके। साथ ही फॉर्म 7 भरने का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे गलत तरीके से जुड़े नामों को सूची से हटाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये बैठक देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव आयोग के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री, सभी विधायक, मंत्री, सांसद और बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य फोकस आगामी चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर रहा। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के लिए SIR का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को फॉर्म 6 सही तरीके से भरने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा जा सके। साथ ही फॉर्म 7 भरने का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे गलत तरीके से जुड़े नामों को सूची से हटाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये बैठक देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव आयोग के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें, इस खास बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे, जिनके साथ कई मंत्रीगण भी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड भाजपा संगठन ने राजधानी देहरादून में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की। वापस खबरों का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने जहां एक और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया, वहीं इन अहम बैठकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी बैठकों में मौजूद रहे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन हरीश रावत का इन बैठकों में शामिल न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक जानकार इसे कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों से जोड़कर देख रहा है। वहीं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हरीश रावत को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह हमेशा से रही है। जो पार्टी खुद अपने नेताओं को साथ नहीं रख पा रही है, वो चुनाव में क्या उतारेगी।
पहले कांग्रेस को अपनी अंतर्कलह खत्म करनी चाहिए। जहां तक हरीश रावत का सवाल है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा बीजेपी के नेता ने कहा। हरीश रावत जी के लिए ये माना जाता है कि उत्तराखंड की आधी कांग्रेस हरीश रावत जी के इर्द गिर्द है और विपक्ष के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे जो हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक सार्थक संदेश भी कभी कभी देती है। लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने उत्तराखंड के उस नेतृत्व को नज़रअंदाज करना, कांग्रेस के उनके बाकी साथियों द्वारा अपने एक सीनियर नेता का अपमान करना, ये कांग्रेस की परंपरा है। और ये केवल इसका शिकार हरीश रावत जी ही नहीं है, इसका शिकार पूर्व में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर देहरादून जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से अपर नथनपुर निवासी दिव्यांग सुनील चंद्र को बड़ी राहत मिली है। 29 जून को समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से गुहार लगाने के बाद प्रशासन ने मामले को प्राथमिकता से लिया। मेडिकल जांच में सुनील को 45% दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हुआ। समाज कल्याण विभाग ने तहसीलदार के माध्यम से आय प्रमाण पत्र बनवाकर अगस्त से उनकी मासिक दिव्यांग पेंशन स्वीकृत कर दी। बैंककर्मी घर आकर उनका बैंक खाता भी खोले और विभाग ने उन्हें निःशुल्क व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। लंबे समय से सरकारी योजनाओं से वंचित सुनील चंद्र को अब पेंशन, प्रमाण पत्र, बैंक सुविधा और व्हीलचेयर सभी एक साथ मिल चुके हैं। अगली खबर चंपावत से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण धौन बडौली ग्रामीण मोटरमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी बीसी पंत ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और राहत एवं सड़क बहाली कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जेसीबी और पोकलेन सहित सभी मशीनें लगाकर मार्ग को प्राथमिकता से जल्द यातायात के लिए खोला जाए। एनपीसी के रेजिडेंट इंजीनियर नवीन यादव के नेतृत्व में मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। मौसम को देखते हुए प्रशासन का प्रयास है कि मार्ग को सुरक्षित रूप से जल्द सुचारू किया जाए। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों और यात्रियों से अपील की है कि सड़क पूरी तरह खुलने तक अनावश्यक यात्रा न करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं चंपावत में मानसून के बीच सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की मुहिम तेज हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और जिलाधिकारी मनीष कुमार की निगरानी में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंक्रीट से पॉट होल भरने और पैचवर्क का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बारिश के बावजूद सड़कें सुरक्षित रहें और यातायात बिना किसी बाधा के चलता रहे। जनपद चंपावत में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की कंक्रीट से मरम्मत की जा रही है। इस तकनीक से सड़कें अधिक मजबूत और टिकाऊ बनेंगी तथा दोबारा गड्ढे बनने की संभावना भी कम होगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता विभोर गुप्ता ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में कंक्रीट से पॉट होल भरने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मानसून को देखते हुए सड़क मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मानसून के चुनौतीपूर्ण दौर में चंपावत प्रशासन का यह अभियान सड़क सुरक्षा और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यह मुहिम पूरे जनपद की सड़कों को कितनी जल्द गड्ढा मुक्त बना पाती है। अगली खबर देहरादून के पटरिया पीर क्षेत्र स्थित विजय कॉलोनी की नई बस्ती में शनिवार रात भारी बारिश के कारण एक पुश्ता भरभरा कर ढह गया। दीवार के मलबे में 4 से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और एक महिला के दबने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान देर रात मौके पर पहुंचे और रात बचाव कार्यों की निगरानी की। कोतवाली नगर पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमों ने तुरंत मलबा हटाकर खोजबीन शुरू की। हादसे में नई बस्ती निवासी 62 वर्षीय
विमला देवी पत्नी स्वर्गवासी ब्रजेश को हल्की चोटें आई हैं। उन्हें 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। रात की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पुश्ते के पास बने सभी मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। प्रभावित क्षेत्र में किसी को भी रहने की अनुमति नहीं दी गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को क्षेत्र की लगातार निगरानी और पुश्ते का तकनीकी परीक्षण कर तत्काल सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में ही अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि आज बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 18 राज्यों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। सयाना चट्टी के पास ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। तवाघाट गूंजी हाईवे भी मलबा आने से बंद है। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले भारी बारिश से देहरादून के विकासनगर स्थित लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हो गई थी। कई मशीनें मलबे में दब गई थी। प्रदेश में 126 सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड के चंपावत से आस्था, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 45 श्रद्धालुओं का दल गुजरात स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। श्रद्धालुओं को वन एवं पर्यावरण दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए विदा किया। मुख्य बस स्टेशन परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। पूरे परिसर में हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जय घोष गूंजते रहे। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उनकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र एकता को मजबूत करने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने भी इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। बाबा सोमनाथ के जयकारों, श्रद्धा और उत्साह के माहौल के बीच 45 श्रद्धालुओं का दल गुजरात के लिए रवाना हो चुका है। चंपावत से निकली ये यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और राष्ट्र गौरव का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। पूरे देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में मनाया जा रहा है। आज से 1000 वर्ष पूर्व पहली बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और उसके 1000 वर्ष पूरा होने के बाद और 1951 में 11 मई 1951 को जब नया स्वरूप लेकर के सोमनाथ मंदिर को बनाया गया था, उसके 75 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जनवरी में मनाया था। मेरा नाम गीता भट्ट, मैं ग्राम प्रधान भिंगनाड़ा से हूँ। जो है जिलाधिकारी महोदय और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा हमें सहयोग मिलता आया है और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए गए हैं कि जिससे हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं। और हमारी ग्राम पंचायत में विकास के कार्य में भी माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में हमेशा विकास कार्य में सहयोग किया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने
CWC सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और उनकी ज्येष्ठ पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर निर्वाणा पार्क रानी झील के समीप वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए और पार्क परिसर की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर करण मारा ने कहा कि जन्मदिन केवल उत्सव का दिन नहीं है, ये समाज और प्रकृति के प्रति अपने दायित्व निभाने का अवसर भी है। यदि हम अपने बच्चों को स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरा भरा पर्यावरण देना चाहते हैं तो आज ही प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना होगा। उन्होंने आगे कहा कि एक पेड़ केवल छाया और फल ही नहीं देता, बल्कि अनगिनत जीवों का जीवन, आने वाली पीढ़ियों की सांसें और धरती का भविष्य भी उसमें समाहित होता है। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के हमें सब कुछ देती है, इसलिए उसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन के हर शुभ अवसर को एक पौधा लगाकर और उसकी देखभाल कर यादगार बनाएं। अगली खबर रुड़की के लक्सर के पास परमधाम न्यास संस्था के संस्थापक क्रांति गुरु चंद्रमोहन द्वारा फसल से पहले नस्ल बचाओ विषय पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संदेश था, नशे के जहर और जातिगत भेदभाव से बचें और शिक्षा को अपनाएं। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान क्रांति गुरु चंद्रमोहन ने दलित और पिछड़ा वर्ग के सैकड़ों लोगों को जनेऊ धारण कराए। साथ ही उन्होंने इन लोगों को संविधान का नहीं, मनुस्मृति का ब्रह्मांड घोषित किया। आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना और नशे से दूर रहकर शिक्षा को बढ़ावा देना है। महाराज ने स्पष्ट कहा कि जन्मना जायेत शूद्रः, जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र है, वो कर्म से ब्राह्मण बनता है, जन्मजात ब्राह्मण नहीं है। इसलिए हम लोग जन्म से शूद्र हैं, मतलब अबोध हैं, बच्चे हैं। हम ब्रह्म पद की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है वो ब्राह्मण है, वो पवित्र है। राजनीतिक लोग अपनी राजनीति करें, वो क्योंकि राजनीतिक लोग हम हैं नहीं राजनीतिक कोई। हमारा तो मूल उद्देश्य है कि नशे के जहर से, जाति के कहर से बचाना, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराने के लिए चाहते हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डोईवाला कोतवाली और एसओजी ग्रामीण की संयुक्त टीम ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग और मानसिक रूप से अस्वस्थ बालिका से दुष्कर्म के मामले में वांछित था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसके चलते उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। तकनीकी विश्लेषण और लगातार की गई तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को हरिद्वार के अलीपुर इब्राहिमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति कैलाश चंद्र पर यह आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही आरोपी व्यक्ति कैलाश चंद्र लगातार फरार चल रहा था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना ठिकाने बदल रहा था। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत उपरोक्त व्यक्ति की तलाश जारी थी और आरोपी व्यक्ति पर एसएसपी महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज एसओजी देहात और कोतवाली डोईवाला की संयुक्त टीम के द्वारा सटीक सूचना पर उपरोक्त व्यक्ति को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है और 25,000 का वह इनामी है और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले हरिद्वार में 2 जोड़ी पिता पुत्र को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मिली अहम जानकारी के आधार पर पंजाब में छापेमारी की गई, जहां से नकली नोट, प्रिंटर और एक कार बरामद की गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी ढाबे और कपड़े के कारोबार की आड़ में नकली करेंसी का कारोबार चला रहे थे। बीते 6 जुलाई को कोतवाली नगर पुलिस ने 4 आरोपियों के कब्जे से 84,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें पंजाब से जुड़े फेक करेंसी नेटवर्क का खुलासा हुआ। पूछताछ के आधार पर हरिद्वार पुलिस की टीम पंजाब पहुंची और पठानकोट हाईवे स्थित एक ढाबे से पवन कुमार और दूसरे आरोपी सुखबीर सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 1,05,000 रुपए के नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और एक वर्ना कार बरामद की है।
जांच में सामने आया कि आरोपी असली 50,000 रुपए लेकर बदले में 1 लाख रुपए के नकली नोट देकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस के अनुसार पवन कुमार ढाबा संचालक हैं, जबकि सुखबीर कपड़ों के कारोबार की आड़ में नकली नोटों का धंधा करता था। सुखबीर पहले बैंक फ्रॉड और जाली करेंसी के मामलों में जेल जा चुका है, जबकि पवन NDPS एक्ट के मामले में जेल गया था। दोनों की दोस्ती जेल में हुई और वहीं से नकली नोटों का कारोबार शुरू करने की साजिश रची गई। समय यात्रा अपने पीक पे थी, उसी दौरान कुछ यात्री जो कि पंजाब गुरदासपुर से आए थे और उनके द्वारा यहाँ पे नकली नोट प्रचालन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन पे हमारी पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। और इसमें जो 4 अभियुक्त थे, सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित और संजीव, जिनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी और इनके पोजीशन से कुल 84,500 की जो फेक करेंसी थी, नकली नोट था, वो बरामद हुआ था और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके और ये अभियुक्त जेल गए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली कि अमृतसर के रहने वाले पवन और सुखविंदर सिंह, जो कि इसके मास्टरमाइंड हैं और इन्हीं के द्वारा ये नकली नोटें प्रिंट की जाती हैं और मार्केट में इसको सर्कुलेट करने का प्रयास किया जाता था। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।